साइबर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस बार मैं दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। पर इस बार मैं पहले मैथ रीजनिंग का चालू करूँगा, सॉल्व करवाऊँगा, उसके बाद फिर रीजनिंग का कराऊँगा। तो रीजनिंग में पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो रीजनिंग में पहला प्रश्न है आपका कि रमन ने अनंत से कहा। कौन कह रहे हैं? रमन कह रहे हैं। रमन किससे कह रहे हैं? तो अनंत से कह रहे हैं। तो याद रखें, बोल कौन रहा है? रमन बोल रहा है ना। तो याद रखिएगा, जो बोल रहा है वो खुद आप समझ लीजिएगा वो मैं हूँ। जो बोल रहा है वो समझ लीजिएगा वो मैं हूँ। तो यहाँ पर रमन बोल रहा है ना, तो रमन समझ लेना कि मैं हूँ। अब रमन क्या बोल रहा है, यानी खुद मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने परसों, खैर परसों बोले, आज बोले, कल बोले, उससे कोई मतलब नहीं है। बस इतना कि रमन ने कहा कि मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, अपनी दादी यानी मेरी दादी की पुत्री कौन होगी? मेरी दादी की पुत्री तो मेरी फुआ होगी। का एकमात्र भाई, एकमात्र भाई क्या हो सकता है? मेरा खुद का पिता हो सकता है। को पढ़ाया। रमन बोल रहा है कि मैंने, तो रमन बोल रहा है, रमन बोल रहा है मैंने अपनी दादी, तो अपनी दादी कौन हो सकता है? उसके पिता की माता, उसके पिता की माता हो सकता है। कि पुत्री, तो उसकी पुत्री कौन होगी? मेरे पिता का भाई। का एकमात्र भाई, एकमात्र भाई खुद मेरा पिता हो सकता है। उसको पढ़ा, यानी रमन किसको पढ़ा रहा? खुद के पिता को पढ़ा रहा है। तो वही प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रमन ने किससे पढ़ा, किसे पढ़ाया था? तो रमन ने अपने पिता को पढ़ाया। रमन ने अपने पिता को पढ़ाया था। ऐसे ही इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। रमन बोल रहा है मैंने अपनी दादी की पुत्री, मेरी दादी की पुत्री मेरी फुआ हो जाएगा। का एकमात्र भाई, तो मेरी फुआ का एकमात्र भाई तो खुद मेरा पिता होगा। को मैंने पढ़ाया, यानी मैंने अपने पिता को पढ़ाया। इसका आंसर पिता हो जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए क्या है। उम्मीद करते हैं पहला आप समझ गए होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्लस का जो मीनिंग है, प्लस का मीनिंग को बता रहा है इंटू के रूप में, और माइनस का मीनिंग जो है बोल रहा है कि भाग में बदल जाता है। माइनस का मीनिंग भाग में बदल जाता है, और मल्टीप्लाई जो है आपका प्लस में बदल जाता है, और डिवाइड जो है आपका माइनस में बदल जाता है। तो बोल रहा है 216 डिवाइड 3 प्लस 4 8 माइनस 6 इंटू 21 का मान क्या होगा? तो अभी आप देख रहे हैं 216 से है, डिवाइड का अर्थ क्या होता है? डिवाइड किस में बदल रहा है? माइनस में 3। प्लस किस में बदल रहा है? प्लस आपका मल्टीप्लाई में बदल रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई रहती है 48। और माइनस किस में बदल रहा है? माइनस डिवाइड में बदल रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए। और इंटू किस में बदल रहा है? आपका जाकर प्लस में बदल रहा है, तो प्लस में कर दीजिए। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए? डिवाइड का कीजिए। और डिवाइड का काम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 48 से भाग दीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा 48 को, तो कितना हो जाएगा? 216 माइनस 3 इंटू 6 8 48, 8 हो जाएगा प्लस 21। अब क्या कीजिए? 216 8 दिया 24 प्लस 21 इतना। तो एक और ये जुड़ जाएगा, यानी ये प्लस में और ये प्लस में है। 1 और 6 7, 2 और 1 3, और यहाँ 2 हो जाएगा माइनस 24। इस तरह से 7 में से 4 जाएगा 3, और 3 में से 2 जाएगा 1, और इधर 213। इसका आंसर जो है वो 213 है, वो जो ऑप्शन नंबर ए में है। ये उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अगर आपको इतना भी ना करे तो थोड़ा सा आप इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको तो बदल दिए थे ना, डिवाइड को किस में बदले हैं? डिवाइड को माइनस में, 216 माइनस में। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 6 8 48, 8 है ना, 8 दिया 24, 24 आ गया, तो 24 इसमें से घटा दीजिए, तो या छोड़िए 24 यहाँ रहने दीजिए। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़िएगा तो 1 और 6 7, 2 और 1 3, यानी 237 और माइनस 24 कर दीजिए। तो उसी तरह 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ से 3 में से 2 जाएगा 1, और यह तो 213। इस तरह भी कर सकते हैं। खैर ज़्यादा का अंतर इसमें है नहीं। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। इसके बाद में अब नेक्स्ट में जा रहा हूँ। तीसरा नंबर प्रश्न में बोल रहा है, तीसरा नंबर में ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है एक्स वाई के दादा के इकलौते बेटे की इकलौती बेटी है। चलिए एक्स जो है वो क्या है? एक्स जो है ना वो वाई के दादा, किसके? वाई के दादा। वाई के दादा कौन हो सकता है? वाई के तो पहले पिता पे जाएंगे दूसरा पीढ़ी में, फिर उसके ऊपर जाएंगे, तब जा कर के यहाँ पर क्या हो जाएगा?
उसका दादा है बनेगा कौन, वाई का दादा ये होगा, ये वाई का पिता, तब फिर वो दादा बनता है। तो वाई के दादा के इकलौते बेटे, वाई का दादा तो ये है, उसका इकलौता बेटा खुद वाई का पिता हो जाएगा, की इकलौती बेटी, और इसकी इकलौती बेटी कौन हो सकती है, अच्छा इकलौती बेटी है, इसका मतलब ये क्या है, क्या बोल रहा है, वाई, ये एक्स जो है वो वाई के दादा कौन बनेंगे, इसका पिता का पिता, और वाई का दादा का इकलौता बेटा तो खुद वाई का ये हो जाएगा, है ना, वाई का खुद पिता हो जाएगा, का क्या है, बेटी है ना, का बेटी, इसका मतलब क्या है, ये इसके बेटी है और ये इसका बेटा है। तो ये जो है आपका बोल रहा है वाई के दादा के केवल एक ही बच्चा है, वाई के दादा क्या है, वाई के दादा तो ये है ना, इसका केवल एक ही बच्चा है, इसका मतलब खुद उसका पिता है और कोई नहीं है। तो एक्स वाई से कैसे संबंधित है, एक्स जो है वाई से कैसे संबंधित है, तो किसको पूछा, एक्स को पूछा है ना, अब किससे, वाई से ना, तो ये बेटी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटी है तो फीमेल हो जाएगा, और एक्स इससे कैसे संबंधित, इसका मतलब अगर दोनों, एक्स का भी पिता ये है और वाई का भी पिता यही है, तो इसका मतलब ये भाई बहन हो सकता है, तो या ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकती है, लेकिन इसके बारे में क्लियर है नहीं, लेकिन इसका तो पता चल गया कि ये बेटी है, तो इसका मतलब ये बहन होगी, तो यानी एक्स जो है वाई की क्या होगी, बहन होगी, इसका आंसर जो होगा वो बहन होगा। इसका भी आंसर आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब चलिए मैं 4 से 6 का कुछ क्वेश्चन है जो फिगर पे आधारित है, चलिए इस सब में जान है नहीं, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए अब मैं 4 नंबर क्वेश्चन में जा रहा हूँ, 4 नहीं एक फिगर है, फिगर में जो है आपका क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, उसके बाद जो है ट्रायंगल है, उसके बाद जो है इस पे एक सर्किल है। रेक्टेंगल को बताता है बेरोजगार को, रेक्टेंगल बताता है बेरोजगार को, ट्रायंगल बताता है शिक्षित लोगों को, ट्रायंगल के जितना भी आता है लोग वो शिक्षित कहलाता है, और सर्किल में जितने लोग आते हैं वो बूढ़े व्यक्ति कहलाते हैं, वो क्या है, बूढ़े लोग हैं। ट्रायंगल में शिक्षित लोग हैं, रेक्टेंगल में आपका बेरोजगार लोग हैं, और सर्किल में आपका बूढ़े लोग हैं। कौन कौन सब है, ये जो क्षेत्र है वो आपका केवल बूढ़े लोग हैं, इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ बूढ़े लोग हैं, और ये जो क्षेत्र पड़ता है ये आपका बूढ़ा भी है, और देखिए ये बेरोजगार का भी क्षेत्र पड़ रहा है क्योंकि बेरोजगार है नहीं, ये देख लीजिए सब 2 जो है बूढ़े पे भी और बेरोजगार पे भी है, और ये 3 जो है ये आपका बूढ़ा है, देखिए क्योंकि सर्किल के अंतर्गत आ रहा है तो बूढ़ा भी हो जाएगा, और शिक्षित लोग भी कहलाएगा क्योंकि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है, और ये चौथा जो है आपका, ये आपका बूढ़ा भी कहलाएगा, शिक्षित लोग भी है और बेरोजगार भी है। इसका मतलब है कि इसमें बेरोजगार शिक्षित बूढ़े लोग हैं, ये 4 जो है वो क्या है, बेरोजगार शिक्षित बूढ़े लोग हैं, और इस 5 में जो क्या है, यहाँ पर जो 5 नंबर बता रहा है वो शिक्षित लोग हैं और बेरोजगार लोग हैं। उसके बाद ये 6ठा नंबर सिर्फ और सिर्फ शिक्षित लोगों को बता रहा है, सिर्फ इसमें क्या है, शिक्षित लोग हैं, और ये 7 नंबर में सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार है, यानी ये सिर्फ बेरोजगार है, बूढ़ा नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, और ये 6 शिक्षित है, बूढ़ा भी और बेरोजगार भी नहीं है, और ये 5 जो है क्या है, शिक्षित भी है और बेरोजगार भी है। तो एक चीज़ और आपको होता है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है देख लीजिए। चौथा नंबर बोल रहा है कि कौन सा क्षेत्र बूढ़े, शिक्षित और बेरोजगार व्यक्ति को दर्शाता है। बूढ़ा भी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना चाहिए। तो अगर 3 को लें तो ये तो शिक्षित है, बूढ़ा है, बेरोजगार तो नहीं, क्योंकि बेरोजगार का तो ये हो जाएगा, तो वो चौथा है। ये नंबर 4 जो है वो क्या है, बूढ़ा भी है, देख लीजिए कि सर्किल के अंतर्गत आ रहा है, शिक्षित भी है, देख लीजिए ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है, और बेरोजगार भी है, देखिए रेक्टेंगल के अंतर्गत आ रहा है। यानी ये 4 जो है, बूढ़ा भी है, शिक्षित भी और बेरोजगार भी है। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यानी इसका आंसर जो होगा वो 4 होगा। 5वां नंबर प्रश्न है आपका, क्षेत्र जो अशिक्षित, बेरोजगार और बूढ़े व्यक्ति को दर्शाता है। अशिक्षित, ट्रायंगल तो शिक्षित को बता रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, अशिक्षित है ना, अशिक्षित। बेरोजगार, बेरोजगार तो इसके अंतर्गत आना चाहिए, और बूढ़े, यानी 2 जो है ना, 2 क्या है, बूढ़ा है और बेरोजगार है, और ये ट्रायंगल तो शिक्षित को बता रहा है, इसका मतलब 2 क्या है, अशिक्षित है। यानी क्या होगा, बूढ़े, अशिक्षित और बेरोजगार को कौन बता रहा, 2,
बूढ़ा भी है, देख लीजिए बूढ़ा सर्किल के अंतर्गत आ रहा है, रेक्टेंगल के अंतर्गत आ रहा है, बेरोजगार हो गया। और ये शिक्षित से बाहर है, यानी क्या है, अशिक्षित, यानी दो क्या होगा, बूढ़ा, बेरोजगार और अशिक्षित होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार व्यक्ति को दर्शाता है? कौन सा क्षेत्र बूढ़े, अशिक्षित और रोजगार? अच्छा, अब जो है रोजगार यानी इससे बाहर के लिए बोल रहा है, इससे, क्योंकि इससे जो बाहर होगा वो रोजगार वाला व्यक्ति कहलाएगा। तो क्या होना चाहिए, बूढ़ा भी होना चाहिए, अशिक्षित भी होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, ट्रायंगल से भी बाहर होना चाहिए और रेक्टेंगल से भी बाहर होना चाहिए, क्योंकि बूढ़ा भी बोल रहा है अशिक्षित, यानी कि ट्रायंगल से बाहर होगा तो ट्रायंगल के अंतर्गत तो शिक्षित लोग हैं, ट्रायंगल से बाहर जाएगा तो अशिक्षित लोग हो जाएगा, और रेक्टेंगल में होगा तो बेरोजगार है, तो इससे बाहर होना चाहिए। तो वो एक है, एक जो है 6 नंबर में एक होगा, क्योंकि एक क्या है, बूढ़ा है, और ये ट्रायंगल में तो शिक्षित लोग हैं, तो इसके बाहर तो अशिक्षित हो जाएगा। और ये रेक्टेंगल में क्या है, बेरोजगार लोग हैं, इससे बाहर हो गया तो क्या होगा, रोजगार वाले, यानी कि एक जो है बूढ़ा है, अशिक्षित है लेकिन रोजगार है, इसको बता रहा। उम्मीद करते हैं 4, 5, 6 आप समझ गए होंगे। चलिए अब 7वें नंबर प्रश्न पे जा रहे हैं, ये भी उम्मीद समझ ही गए होंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए आपका क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, बोला ध्वनि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। क्या बोल रहा है, दूसरा का पहले से जैसा संबंध है वैसा ही तीसरा का क्या होना चाहिए, चौथा से। ये प्रश्न है आपका, ध्वनि का संबंध कान से जिस तरह से है ना, उसी तरह से बोल रहा है खुशबू का संबंध जो है, खुशबू का संबंध किससे है ना। तो इस तरह से प्रश्न है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से। तो आप जानते हैं कि ध्वनि को क्या चीज़ से सुना जाता है, कान से। ध्वनि कान से किसको सुनता है, ध्वनि को। तो उसी तरह खुशबू को क्या चीज़ से सूंघा जाए, नाक से। खुशबू जो हम लोग जो एहसास करते हैं वो किससे, नाक से करते हैं ना। तो इसका मतलब होगा खुशबू का नाक हो जाएगा यहाँ पर, है ना। खुशबू को जो एहसास हम लोग करते हैं वो नाक से करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो आपका जाकर के बी नंबर ऑप्शन होगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन जो आंसर जो होगा वो नाक होगा, नाक यहाँ पर। चलिए अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है आपका, दिया हुआ है YELL, एल का दिया हुआ है 25, 5, 12, 12। इसका मतलब क्या मालूम है, y का प्लेस वैल्यू कितना होता है 25, और e का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, l का प्लेस वैल्यू क्या होता है 12, और l का 12 होता है यानी 12। तो यानी कि यहाँ जो लेटर दिया उसका प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो उसी तरह से आपसे पूछा है कि टेल का क्या होगा, TALE का कोड भाषा क्या होगा। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे। तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 20, 20, ए का क्या होता है 1, और एल का क्या होता है 12 यानी 12, और ई का क्या होता है 5 यानी 5। इसका आंसर ये होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है ना। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में है आपका, विषम आकृति का चयन करें। विषम आकृति का चयन करें। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक में N लिखा हुआ है, दूसरा में A लिखा हुआ है, फिर Z लिखा हुआ है, और उसके बाद L लिखा हुआ है। और इसमें आपका बोल रहा है कि विषम को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D। ऑप्शन कौन सा है, तो आप N जो देखिए, N 3 लाइन से बना है, 1, 2, 3। A भी देखिए, ए भी आप देखिए तो 3 लाइन से बना, 1, 2 और 3। और जेड भी देखिए 3 लाइन से, 1, 2 और 3। लेकिन एल क्या है, 2 ही लाइन से बना हुआ है। एल जो है 2 ही लाइन से बना हुआ है। इसका मतलब विषम जो होगा वो डी होगा, समझ गए ना। इसमें ऑप्शन जो है ना अलग तरीके से इस तरह से दिया हुआ, ए का सी है ना, और बी का डी दिया हुआ है, और सी का बी दिया हुआ है, और डी का ए दिया हुआ है। बहुत लोग जैसे यहाँ डी है तो आकर के डी मार देता, नहीं ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये डी नंबर ऑप्शन तो ए को बता रहा है, जबकि आपका कौन सा सही है, सही तो एल है ना, विषम तो एल है ना, विषम तो एल है। तो एल कितने नंबर ऑप्शन में है, डी नंबर ऑप्शन में। और डी कहाँ दिखा रहा है, डी आपका इसमें दिखा रहा है।
अब ए बी सी इसको मत देखिए, ये कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये आंसर होगा आपका। बहुत लोग जो है इसको डी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी को मारते हैं, नहीं ये डी नहीं, ये तो ए को बता रहा है ना, लेकिन ये नहीं, ये यहाँ पर बी बता रहा है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। तो इस तरह से इसको आंसर माने। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 9वां नंबर क्वेश्चन था। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक सीरीज है, उस सीरीज में दिया हुआ है ए बी पी, उसके बाद सी डी क्यू, उसके बाद ई एफ और आर। तो बोल रहा है आगे क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर ए है फर्स्ट, यहाँ पर देखिए ये 3 यहाँ पर लेटर है, यहाँ पर 3 लेटर और 3 पेयर बना हुआ। तो अगर ए है तो ए के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, लेकिन नहीं, ए बी छोड़ करके सी को लिख रहा है, यानी ए के बाद बी आना चाहिए, नहीं सी लिखा है। फिर सी के बाद डी आना चाहिए, एक छोड़ रहा है, तो ए के बाद बी नहीं लिख करके सी लिख रहा है, और सी के बाद डी ना लिख करके ई लिख रहा है। तो ई के बाद एफ आता है, तो एफ ना लिख करके क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, ये हुआ। उसी तरह बी में देखिए, बी के बाद सी आता है, लेकिन सी नहीं लिखा, क्या लिखा है, डी लिखा है। और डी के बाद ई आना चाहिए, लेकिन ई ना लिख करके एफ लिखा है। तो उसी तरह एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, तो जी ना लिख करके क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए पी है, तो पी के बाद क्या है, क्यू है, और क्यू के बाद आर है, यहाँ पर गैप नहीं किया, तो आर के बाद एस लिख देंगे, यानी जी एच एस होगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, जी एच एस, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। उम्मीद करते हैं 10 नंबर भी आप समझ गए होंगे। अब मैं 11 नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है घंटी, ऑप्शन ए नंबर में बता रहा है घंटी को, बी नंबर में बता रहा है पानी को, और सी नंबर में बता रहा है आपका पीतल को। तो बताइए कौन सा फिगर जो है कि सही से ढंग से दर्शा रहा है। तो ऑप्शन नंबर में ए है, इस तरह का फिगर बना हुआ, बी ए, और ये बना हुआ है सी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में ये फिगर दिया हुआ ए बी सी, ए बी सी, ए बी और सी। और ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है इस तरह से, इस तरह से। तो ये हो जाएगा ए बी और सी। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ इस तरह से, ये पूरे सी को बता रहा है, ये ए को बता रहा है, और ये बी को बता रहा है। इसका अर्थ हो गया कि ए क्या बता रहा है, ए तो घंटी को बता रहा है, और सी किसको, पीतल को बता रहा है, यानी कि घंटी जो है पीतल के अंतर्गत आता है। वास्तव में घंटी तो पीतल से भी बनता है, ये हो सकता है। और पानी अलग चीज़ है, यानी ये ठीक है। यहाँ पर बता रहा है कि घंटी, पानी, पीतल तीनों अलग है। यहाँ बता रहा है कि कुछ, बी नंबर में पानी है, कुछ पानी पीतल है, और कुछ घंटी पीतल है, ये बता रहा है। जबकि पानी और पीतल में तो कोई ये रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पर बता रहा है कि पानी और घंटी दोनों पीतल के अंतर्गत आता है, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि घंटी जो है पीतल का बना होता है, लेकिन पानी अलग चीज़ है, यानी ऑप्शन नंबर ये होगा। घंटी जो है पीतल के अंतर्गत आता है, पानी अलग चीज़ है, ये भले होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। उम्मीद करते हैं ये भी 11 नंबर भी आप समझ गए होंगे। चलिए मैं 12 नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए, है ना। निष्कर्ष और कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इजी है ना, समझ सा है आपका। जो है 12 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है ए नंबर में कि सभी तारे चंद्र है, सभी तारे जो चंद्र है, सभी तारे क्या है, चंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी में दिया हुआ है आपका स्टेटमेंट में सभी चंद्र ग्रह है, ये स्टेटमेंट दूसरा दिया हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, पहला स्टेटमेंट का होता है जितना भी तारा है ना, जितना भी तारा है वो क्या है, सब जो है वो चंद्र है। जितना भी तारा है सारा का सारा क्या है, चंद्र हो जाएगा। ये इसका पहला स्टेटमेंट का मतलब है। अब दूसरा स्टेटमेंट बोला जितना भी चंद्र है वो सारा क्या है, ग्रह है। इसका मतलब क्या है कि जितना तारा है चंद्र के अंतर्गत आ गया, और जितना चंद्र है वो ग्रह के अंतर्गत आ गया। यानी जितना तारा है चंद्र हो सकता है, जितना चंद्र है वो ग्रह हो सकता है, लेकिन सारा ग्रह चंद्र नहीं हो सकता है। कुछ ग्रह चंद्र हो जाएगा और कुछ चंद्र तारे हो सकता है, ये चीज़। चलिए निष्कर्ष में क्या दिया वो देखिए। निष्कर्ष में बोल रहा है पहला स्टेटमेंट में कुछ चंद्र तारे हैं। पहला में बोल रहा है कुछ चंद्र तारे हैं, कुछ चंद्र
तारे, हाँ सभी तारा चंद्र है ठीक है, लेकिन कुछ चंद्र तारा ये भी, लेकिन सारा चंद्र तारा है ये नहीं हो सकता है, सारा चंद्र तारे नहीं हो सकता है, कुछ चंद्र तारे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में बोल रहा है, दूसरा नंबर बोल रहा है निष्कर्ष दूसरा में कि सभी चंद्र तारे हैं, सभी चंद्र तारे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तारा चंद्र के अंतर्गत आ रहा है, चंद्र तारे के अंतर्गत है, यानी कि दूसरा नंबर स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला में लिखा है कि कुछ चंद्र तारे हैं, ये तो ठीक है, कुछ चंद्र तारे हैं ठीक है, लेकिन सारा तारा चंद्र क्या है, ऑप्शन नंबर ये कुछ चंद्र तारे हैं ये ठीक है, लेकिन सभी चंद्र तारे हैं ये नहीं हो सकता, यानी दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन नंबर ए को ये सही को दर्शाता है, यानी केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे 12 नंबर। अब मैं चलता हूँ 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, देख लीजिए। 13 नंबर में देखिए कुछ लेटर, कुछ सिंबल और कुछ डिजिट दिया हुआ, यानी P3RIMJ3Q% W @ $N$E5XY1 हैज़ इट, ये दिया हुआ है आपका। तो इसमें बोल रहा है, ये आपका दिया हुआ है और बोल रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके तुरंत पहले एक अक्षर है। ऐसे कितने प्रतीक, प्रतीक बोले तो सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है, ऐसे कितने सिंबल है जो क्या बोल रहा है, ऐसे कितने सिंबल है जिनके तुरंत पहले एक अक्षर, अक्षर बोले तो कोई लेटर, कोई लेटर होना चाहिए, कोई लेटर होना चाहिए, तुरंत पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, और तुरंत पहले एक अक्षर, तुरंत बाद एक संख्या नहीं होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, डिजिट नहीं होना चाहिए, डिजिट जो है वो नहीं, अंक नहीं होना चाहिए, अंक नहीं होना चाहिए, अंक नहीं होना चाहिए। सिंबल से पहले क्या, लेटर होना चाहिए, सिंबल के बाद अंक नहीं होना चाहिए, तो अंक के बाद लेटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए सिंबल चेक करते हैं, तो सिंबल हमको एक यहाँ पर परसेंट दिखा, तो परसेंट से ठीक पहले देखिए लेटर है, और परसेंट के बाद लेटर है क्या, नहीं, यानी ये मैच कर रहा है। फिर यहाँ भी देखिए एक सिंबल है, ठीक, इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, एक लेटर है, लेकिन इसके पहले बाद में डिजिट है क्या, नहीं, यानी ये भी आपका मैच कर रहा है। और ठीक यहाँ भी देखिए सिंबल है, और ठीक इसके पहले क्या है, एक लेटर है, और इसके ठीक बाद डिजिट नहीं है, दूसरे नंबर पे, यानी ये भी बन रहा है। और कहीं देखिए यहाँ पर, यहाँ दोनों साइड क्या है, डिजिट है, जो कि ये नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार 3 पेयर बन रहा है, कितना, 3 पेयर बनेगा, जो कि क्या है, पहले लेटर है लेकिन बाद में डिजिट नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर इसमें दिया है कि नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर सी में 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ये 13 नंबर का क्वेश्चन था, 13 नंबर भी समझ गए होंगे। ठीक, इसके बाद अब मैं दूसरे पे जाता हूँ। चलिए उसके बाद देखिए 14 नंबर में तो आप लोग गिन ही लीजिएगा, 14 नंबर में कि 12 जो है ना ट्रिंगल है इसमें। चलिए 15 नंबर जा रहा हूँ। 15 नंबर में है आपका कि एक जो है कि आकृति दिया हुआ है, आकृति दिया हुआ, आकृति में इस तरह आकृति दिया हुआ है, इस तरह का आकृति दिया हुआ, और इसमें जो है ना नीचे या ऊपर मिरर रखा हो, ऊपर या नीचे मिरर रखता है तो वो वाटर इमेज को बताता है, वो वाटर इमेज बनता है। लेफ्ट में या राइट में मिरर को रखेंगे तो मिरर इमेज कहलाएगा, मिरर को अगर लेफ्ट में रखेंगे या राइट में रखेंगे तो मिरर इमेज कहलाएगा, लेकिन टॉप में या बॉटम में यानी ऊपर या नीचे रखेंगे तो क्या कहलाएगा, वाटर इमेज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए नीचे रखा गया यानी ये वाटर इमेज होता है। तो वाटर इमेज में इसका सिंबल क्या बनेगा वो देखिए, किस तरह से इमेज बनेगा वो देखिए। तो ये जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये जो है नीचे गिरा हुआ है तो वो ऊपर हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये नीचे है तो वो ऊपर हो जाएगा, फिर ये भी ऊपर हो जाएगा, ये भी नीचे घुमा हुआ है तो ये ऊपर चला, यानी इस तरह का फिगर बनेगा वाटर इमेज में, जो ऑप्शन नंबर आपका ए बता रहा है। कौन सा बता रहा है, डी बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ये कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन वास्तव में आपका दिया हुआ इस तरह से एक, अच्छा इसमें ए का ये बी का भी ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, चलेगा। चलिए उम्मीद है 15 भी आप समझ गए हैं। छठा नंबर क्वेश्चन 16 जा रहे हैं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 16 नंबर में है आपका कि देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो अभी मैं थोड़ा देर कुछ देर पहले बताया, प्लस
प्लस का अर्थ जो है वो माइनस होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, प्लस का अर्थ इंटू होता है, और देखिए 2 बार लिख दिए क्या, प्लस का अर्थ माइनस होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, और उसके बाद इंटू का अर्थ जो है वो डिवाइड होता है, और डिवाइड का अर्थ इंटू होता है ना। ये चीज़ दिया हो, प्लस का अर्थ माइनस होता है, माइनस का अर्थ प्लस होता है, इंटू का अर्थ डिवाइड होता है, डिवाइड का अर्थ क्या है, ये आपका मीनिंग जो है मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए आपका दिया हुआ है 5 - 5 प्लस डिवाइड 5 इंटू 5 इक्वल टू वाट, यही बोला है ना। तो इसको हम बदलते हैं, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस का तो आपको बदल जाएगा प्लस में, और प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, और फिर यहाँ 5 है ना, और उसके बाद डिवाइड किस में बदल जाएगा, इंटू में, और मल्टीप्लाई किस में बदल जाएगा, डिवाइड में। तो ये इस तरह से देखिए, पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, 5 को 5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही हो जाएगा, और 5 - 5 = 10। चलिए पूरा ही तोड़ के लिख देते हैं, 5 + 5 - 5 इंटू 5 को 5 से भाग देंगे 1 हो जाएगा, तो फिर इधर भी जोड़ ही दे क्या, चलिए जोड़ देते हैं, इतना से करते हैं, 5 - 5 = 10, -5 को 1 से गुना कीजिए 5 ही हो जाएगा, 10 से 5 गया 5, यानी इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए को मैच कर रहा है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट पे जा रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका ये है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन जो आपका ये है, 17 नंबर में जो है ये मिरर इमेज है। मिरर इमेज में इस तरह से आपका क्या दिया हुआ, ये ई दिया हुआ है, इस तरह से ई है ना, और ये आपका मिरर रखा हुआ है MN है ना। तो इसका इमेज तो मालूम है, ये मिरर इमेज है ना। मिरर इमेज क्या है, अगर ये लेफ्ट साइड घुमा हुआ तो ये राइट साइड घूम जाएगा, ये क्या होगा, राइट साइड घूम जाएगा, ये राइट साइड घूम जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। लेकिन ऑप्शन आपका उस तरह से नहीं दिया है, सी को ए में दिखाया है, बी को ए में ए को बी में दिखाया है, और सी नंबर ऑप्शन को डी में दिखाया है, और बी को आपका डी में दिखाया। यानी देखिए ये ऑप्शन जो है आपका सी नंबर पे है, ये जो है आपका सी में दिखा है, तो आपको ये सी नहीं लेना, क्योंकि यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं, सी में ऑप्शन सी में डी को बता रहे हैं, जबकि आपका ऑप्शन क्या है, सी है, आपका ऑप्शन सी है। देखिए एक मैं सिंबल इसका मैं फिगर ही बता देता हूँ कैसे कैसे आपका आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन आप लिख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन आपका इस तरह से दिया हुआ है ना, सिंपल सा लिख रहा हूँ यहाँ पर पूरा है ना, इस तरह से दिया हुआ है, फिर इस तरह से दिया हुआ है, फिर इस तरह से दिया हुआ है, और फिर इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब आपको क्या करना है, ए बी सी डी हो गया, तो यहाँ पर भी आपका तो ऑप्शन ये मैच कर रहा है, तो ये सी कहाँ पे है, तो वो सी आपका यहाँ ए नंबर में दिखा हुआ है। आप इस सी को नहीं देखिएगा, ये को देखिएगा, ये वाला, ये तो सी नंबर डी को बता रहा है, इस डी को बता रहा है, जबकि वो नहीं होगा, ये आपका होगा सी नंबर है ना। चलिए अब मैं आगे मैं बताने जा रहा हूँ ऑप्शन नंबर, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है आपका, 7 है, 10 है, 14 है, वाट 25 है, 32 है, ये दिया हुआ है। ये एक सीरीज है और 20 से एक नंबर को हटा दिया गया है, एक सीरीज चल रहा है और इसमें से क्या क्या है, एक नंबर को हटा दिया गया है। तो देखते हैं उसका वो जो वाट की जगह में क्या आएगा। तो यहाँ देखिए 7 3 10, 10 4 14, जाहिर सी बात है यहाँ क्या हो 10 14 5 19 हो जाएगा, 19 नहीं होगा क्या। और उसके बाद 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना, 25 में 7 जोड़ेंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 इस तरह से एक एक बढ़ते जा रहा है। यानी 3 जोड़े हैं पहले में तो दूसरा में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 इस तरह से। तो आपका तो वाट की जगह में क्या आएगा, 19 आएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए उसके बाद मैं जो हूँ 19 नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। 19 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो दिया हुआ अमेरिका दिया हुआ है। अमेरिका है 1734651, अमेरिका में दिया हुआ 1734651। उसके बाद इंडिया दिया हुआ,
इंडिया में आपका क्या है, इंडिया में 68961 है ना। तो आपका बोल रहा है कनाडा का क्या होगा, तो आपका बोल रहा है कनाडा का क्या होगा। तो यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए कोड किया गया है, ए का 1 किया है, देखिए ए यहाँ है तो यहाँ भी ए है, तो ए जहाँ जहाँ ए है वहाँ देखिए 1 होगा, और जहाँ उसके बाद देखिए आई है यहाँ पर, तो आई का 6 है, तो यहाँ भी देखिए आई इधर से तीसरे स्थान पे है ना, तो इसी से तीसरे देखिए छठे स्थान पे है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या है, ए का कोड जो है 1 है, और आई का कोड जो है आपका 6 है, आई का कोड 6 है, और डी, तो उसी तरह से कनाडा का कोड क्या होगा, तो देखिए सी कहाँ पे है, तो सी यहाँ पे है, सी का कोड क्या है 5, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ए क्या है, ए का कोड 1 है तो 1 कर देंगे। एन का कोड क्या है, एन का कोड जो है आपका वो 8 होगा, और ए का कोड क्या होगा 1 होगा। डी का कोड क्या होगा, तो डी इधर से है ना तीसरे स्थान पे, तो 9 हो जाएगा, और ए का कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये बनेगा आपका है ना 518191, 518191, इस तरह से इसका कोड बनेगा। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में ये होगा आपका, 20 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि बुक, देखिए 20 नंबर में है बुक इज़ बिग, बुक इज़ बिग, तो इसका कोड जो दिया है 756 दिया हुआ, 756। उसके बाद बिग इज स्टोरी, बिग इज स्टोरी, इसका जो कोड दिया 764 दिया हुआ है, और आपका दिया हुआ है स्टोरी बुक इज़ इंटरेस्टिंग, स्टोरी बुक इज़ स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, इसका कोड जो दिया है 4356 लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है इंटरेस्टिंग का क्या होगा, इंटरेस्टिंग का क्या होगा कोड, यही पूछा है। तो अब मैं इसका बता रहा हूँ कि इसका कीजिएगा क्या। इसका होगा आपका कि देखिए इस दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन जो है वो इज दिख रहा है, इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है। तो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो बोलिएगा इस दोनों में जो है कॉमन 7 दिख रहा है, इस दोनों, अच्छा इस दोनों में तो कॉमन जो है आपका 6 भी तो दिख रहा है, तो ऐसे नहीं अभी लगा सकते। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों में चेक करेंगे, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इज, हाँ तीनों में इज का कॉमन दिख रहा है। तो तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में आपका 6 का कॉमन दिख रहा है, तीनों में इज है तो तीनों में 6 है, तीनों में इज है तो तीनों में 6 है, तीनों में इज है तो तीनों में 6 है, तीनों में इज है तो तीनों में 6 है, और दोनों में बिग है, इस दोनों में बिग है, तो इस दोनों में आपका क्या है, इस दोनों में आपका क्या है 7 कॉमन दिख रहा है, इस दोनों में 7 कॉमन दिख रहा है। और बुक देखिए इसमें क्या है आपका स्टोरी, इसका मतलब है कि अब बुक का तो कुछ मिल नहीं रहा है, इसका मतलब बुक का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसमें 4 बच गया, तो स्टोरी को बताएगा कि स्टोरी का मतलब 4 हो गया, स्टोरी का मतलब 4 हो गया। लेकिन एक चीज़ बताइए, इस दोनों में स्टोरी है ना, इस दोनों में स्टोरी है तो क्या कॉमन दिख रहा है, 4 दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पर स्टोरी को 4 बता रहा है। अब बुक का अर्थ आपको पता चल ही गया, बुक का 5 है, तो यहाँ भी बुक का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बच गया इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्टिंग को अब बचा कौन है, 3 बचा है ना, इसका मतलब इंटरेस्टिंग का क्या हो जाएगा मीनिंग, इंटरेस्टिंग का जो मीनिंग होगा वो 3 कोड को बता रहा है, यानी इंटरेस्टिंग का आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आप इसको आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका ये प्रश्न है, नेक्स्ट है आपका 21 में जो है आपका 21 में जो है दिया हुआ है निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। तो कपड़े दिए हुए हैं, कपड़े, शर्ट और ताला, कपड़े, शर्ट और ताला। तो बोल रहा कौन सा फिगर को बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए में ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ये दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी में ये दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर डी में नीचे लिख दे क्या, चलिए ऑप्शन नंबर डी में जो है ये आपका हो जाएगा, अलग अलग है,
तो इसमें होता क्या है कि शर्ट का संबंध किससे है, वो कपड़े के अंतर्गत आता है। शर्ट जो है कपड़े से बनता है ना, लेकिन ताला अलग चीज़ है, यानी ये ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी को बता रहा है। बाकी आप जो है ना, और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, है ना, ये आपका देखिए, इसको पहले मिटा रहा हूँ। इसके बाद जो है ये है आपका, इसके बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वर्ष 2008 का कैलेंडर किस वर्ष का कैलेंडर 2008 के जैसा होगा। किस वर्ष का कैलेंडर जो है वर्ष 2008 के जैसा होगा। तो मैंने आप सबको बताया है कि 2008 जो है एक लीप वर्ष है। क्या है? वर्ष 2008 जो है लीप वर्ष है। और ठीक लीप वर्ष, कोई भी लीप वर्ष के 28 साल का बाद का कैलेंडर ठीक मैच करता है। क्या बोले हैं? कोई भी लीप वर्ष हो, ठीक उसके 28 साल के बाद का कैलेंडर क्या होगा, तो ठीक उसकी उसी तरह से होगा, है ना, मैच करेगा। तो इसमें अगर हम 28 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8 और 16 6 हाथ में 1 2 3, यानी कि 2036, यानी 2008 के बाद 2036 एक ऐसा वर्ष आएगा जो जिस तरह से 2008 का कैलेंडर है ठीक उसी तरह से 2036 का भी कैलेंडर होगा। जिस तरह से 2008 का कैलेंडर है ठीक उसी तरह से 2036 का भी कैलेंडर मैच करेगा। उम्मीद कर उसके बाद जो है आप 23 24 25 जो है एक स्टेटमेंट ईजी है, वो पढ़ लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा आसान है, बन जाएगा उम्मीद है आप लोग से। तो आज मैं इतना ही तक रहने देता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं अलग से मैथ का सॉल्यूशन दूंगा। रीजनिंग में फ़िलहाल यहीं तक, है ना। मैं रीजनिंग का लगभग सारा क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया हूँ। जो 3 क्वेश्चन छोड़ा वो आप लोग अपने से कर लीजिएगा, स्टेटमेंट है, पढ़ करके बना लीजिएगा, आसान सा है। तो चलिए यहीं तक।